नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और शुरुआत करते हैं खबर से। सबसे पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। थाना बना है धन उगाही का अड्डा। तो लखनऊ के रहीमाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर में आप तक पहुंचा रहे, जहां रहीमाबाद थाना बना है धन उगाही का अड्डा। अवैध कब्जा रोकने के नाम पर 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर में आप तक पहुंचा रहे, जहां लखनऊ के रहीमाबाद की पूरी खबर है। पीड़िता ने एसपी मलियाबाद से दर्ज कराई है शिकायत। यूपी के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर में आप तक पहुंचा रहे, जहां रहीमाबाद थाने पर पुलिस अफसरों के द्वारा उगाही का ये पूरा आरोप लगा है, जहां अवैध कब्जा रोकने के नाम पर 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। दावा किया गया कि 10,000 रुपए पीड़िता से पुलिसकर्मियों ने ऐंठ लिए हैं। इस पूरे मामले में ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ करण जुड़ चुके हैं लखनऊ से। करण, रहीमाबाद थाने पर अवैध वसूली का आरोप है। जी जी करण, ये वसूलीबाज पुलिसकर्मी कौन कौन है, इन पर क्या कार्रवाई की जा रही है? मामला ये आपका उमेश यादव दरोगा जी है और एक सिपाही विजय चतुर्वेदी है। महिला आरोपी जब शिकायत लेकर थाने पहुंची तो इंस्पेक्टर साहब के कमरे में एक बैठ के मीटिंग हुई। महिला का जो आरोप है, महिला ने आरोप लगाया इन दोनों के ऊपर की कमरे में बुला के हमसे 50,000 की डिमांड की गई। 10,000 रुपए मैंने दिया तो वहाँ काम रुकाया गया। दोबारा फिर काम करने गए, दबंग लोगों ने फिर हमारा काम बंद करवा दिया। ये रहीमाबाद थाना क्षेत्र सुजवारा का एक छोटा सा गांव पड़ता है, सोती खेड़ा, जिस गांव की महिला रानी है। उस गरीब महिला है। इसके साथ पुलिस वालों ने बहुत ही जाति की है। करण, ये अवैध कब्जा किस प्रकार का कब्जा है और पुलिस इस पर उगाही कर रही है? कौन कौन से पुलिस अफसर है, दर्शकों को उनका नाम बताएं जो अवैध वसूली कर रहे हैं, 10,000 रुपए ऐंठ चुके हैं पीड़िता से। जो पीड़ित महिला ने एप्लीकेशन सीओ साहब के पास दी, उसमें उमेश यादव दरोगा और उसके सहयोगी हैं जो एक सिपाही हैं, उनके द्वारा धनुवाई की गई है, विजय चतुर्वेदी। शुक्रिया करण, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लखनऊ से रहीमाबाद से खबर में आप तक पहुंचा रहे, जहां अवैध कब्जा रोकने के नाम पर 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। आरोप है कि 10,000 रुपए पुलिसकर्मियों ने ऐंठ लिया है। और सीधे चलते उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, जहां से बड़ी खबर आ रही है। लोकदल नेता ब्लॉक प्रमुख के भतीजे की पीट कर की गई है हत्या। तो यूपी के बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर में आप तक पहुंचा रहे, जहां राष्ट्रीय लोकदल नेता और ब्लॉक प्रमुख के भतीजे की पीट कर की गई है हत्या। बाग पर पैमाइश के दौरान विवाद के चलते हुई है ये पूरी वारदात। हिंसक घटना में मृतक सुफियान का बड़ा भाई अकरम भी हुआ है घायल। इसमें जानकारी में आया है कि नीमखेड़ा में एक बाग थी जो 24 बीघे की है, डॉक्टर मुमताज की। वो उस बाग को बेचना चाह रहे थे। विगत कुछ दिनों से कई लोग उसको खरीदना चाह रहे थे। उसी में ये बाग पे नाप करने के लिए शाम को ये सुफियान और उनके भाई अकरम और एक वकील साहब कादिर वहाँ पे गए थे मौके पर, जहाँ ये लोग उसके अपने तरीके से नाप उप कर रहे थे। उसी बीच उस गाँव से एक व्यक्ति स्कॉर्पियो से आया और फिर उससे इनकी कहासुनी होती है। और उस कहासुनी के बाद जो है वो फिर उसके पीछे कुछ और लोग आ गए। उसे कॉल करने पर वो ड्रिंक किया हुआ था और वहाँ मारपीट हो गई आपस में, जिसमें कि सुफियान की डेथ हो गई है। वहाँ पर अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने डेथ घोषित कर दिया। और अकरम को तो चोटें सामान्य है, वो ठीक है। उनके एक बोन जो है डिसलोकेट हुई है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो सही है। और कादिर को कोई बात नहीं, वो कादिर तो बिल्कुल ठीक है। इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हर्ष खत्री सीधे बुलंदशहर से जुड़ चुके हैं। हर्ष, लोकदल नेता के भतीजे की पीट कर हत्या की वारदात को अंजाम दी गई है। बुलंदशहर की कानून व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। हर्ष, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते संवाददाता संपर्क नहीं हो पा रहा है।
तो यूपी के बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राष्ट्रीय लोकदल के भतीजे की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। आम का बगीचा खरीदने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जहां आरोप है कि घटना के बाद पीड़ित पक्ष की एक सदस्य की लाइसेंसी पिस्टल भी छीन ली गई है। पुलिस ने पूरे मामले को लेकर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही, कल होगी सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक। तो उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कल अध्यक्षता में होगी बैठक। सुबह 11 बजे लोक भवन में आयोजित होगी बैठक। यूपी के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कल उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। लोक भवन में 11 बजे यह बैठक आयोजित की जाएगी। इस पूरे मामले में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अविनाश कुमार लखनऊ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, कल योगी कैबिनेट की बैठक है, क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर कल योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक होना है और कल ये बैठक 11 बजे होना है। ठीक उससे पहले आज मुख्यमंत्री का जो दिल्ली दौरा है ये बेहद अहम माना जाता है और उत्तर प्रदेश की सियासत भी इस दौरे से बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरह से कल योगी की कैबिनेट बैठक होना है और आज उससे पहले मुख्यमंत्री की जो मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है और ठीक इसके बाद जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, उससे भी मुलाकात मुख्यमंत्री की रहेगी। अमित शाह जो तमिलनाडु के दौरे पर है, उनके वापस आने के बाद उनसे भी मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री की ठीक बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे भी मुलाकात होगी। और ये जो बैठक के पहले ये जो दिल्ली में मुलाकात हो रही है, ये इसको लेकर अब यूपी में सियासत गर्म होगी, चूंकि उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव है और उससे पहले एक बीजेपी की कैबिनेट विस्तार होना है। कैबिनेट में कई ऐसे अहम जो चेहरे हैं उनको शामिल करना है और ऐसे कई चेहरे हैं जिनको कैबिनेट से बाहर करना है। तो निश्चित तौर पर ये बैठक जो है बेहद अहम है। और ठीक इसके पहले चूंकि कल कैबिनेट की बैठक होनी है, कल कैबिनेट की बैठक में तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा हो सकती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर बैठक हो सकती है। निश्चित तौर पर तमाम जो राज्यसभा के दौरान समाजवादी पार्टी से जो बागी नेता थे, जो बागी विधायक थे, उन लोगों ने भी बीजेपी के समर्थन में मतदान किया था। ठीक उसके बाद कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में शामिल भी हो गए। ऐसे कई वो चेहरे हैं जिनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इन सब चीजों को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री की चर्चा हुई है कि कौन ऐसे चेहरे हैं जिनको कैबिनेट में शामिल करना है और कौन ऐसे चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल से 2027 में वापसी चुनाव है। इस दरमियान योगी आदित्यनाथ कल एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक है, कौन कौन से चेहरे हैं जिनमें बदलाव किया जा सकता है? लेकिन निश्चित तौर पर ये बैठक इसलिए अहम हो जाती है चूंकि 2027 का जो चुनाव है उसका रोड मैप भी बीजेपी अभी से अपना जो खाका है अब वो खुद खींचेगी, क्योंकि इसके बाद पंचायत चुनाव है 26 में, फिर 27 में 2027 में बीजेपी का विधानसभा चुनाव है। तो योगी सरकार या बीजेपी सरकार पूरी तरह से 27 की जो रणनीति है वो अभी से शुरू कर चुकी है। और इसी में अहम ऐसे जो कैबिनेट में जो मंत्रालय में मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे वो कई ऐसे अहम चेहरे हैं। अगर ब्राह्मणों की बात कर लिया जाए तो जिस तरीके से ब्राह्मणों को लेकर बीजेपी में एक तरह से लगा था कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है, क्योंकि उनकी एक बैठक हुई थी जिसके बाद भूपेंद्र चौधरी ने जिस तरीके से जो प्रदेश अध्यक्ष है पंकज चौधरी ने जिस तरीके से चेतावनी जारी की, तो उसके बाद ऐसा लगा कि ब्राह्मणों की जो नाराजगी है उसको भी बीजेपी को समझना है और बीजेपी को यह भी समझना है कि ब्राह्मण कहीं बीजेपी से नाराज तो नहीं। तो उसको भी साधने के लिए कई ऐसे नाम है जो ब्राह्मण नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ऐसे में एक नाम पवन पांडे का है, चूंकि वो समाजवादी पार्टी में थे, मुख्य सचेतक थे, वहां से आने के बाद जिस तरह से क्रॉस वोटिंग किया था, इसके बाद लगातार वो चर्चाओं में भी बने रहते। तो ऐसे चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है योगी सरकार। और कई ऐसे चेहरे
जिनको बाहर किया जा सकता है। चूंकि भूपेंद्र चौधरी अभी प्रदेश अध्यक्ष जो कि थे, उनको भी शामिल किया जा सकता है। कई ऐसे चेहरे हैं जो संगठन से सरकार में भेजे जा सकते हैं और सरकार से संगठन में भेजे जा सकते हैं, और कई ऐसे नए चेहरे हैं जिनको भी संगठन में शामिल कर सकती है बीजेपी। चूंकि 27 का जो रोड मैप है वो अभी से उसकी जो रोड मैप है बीजेपी अभी से उसको बना रही है, और उसकी जो तैयारी है वो अभी से कर रही है। चूंकि ये आखिरी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, इसमें ऐसे अहम चेहरों को जगह दी जाएगी, इसको 27 तक साधना होगा। तो ब्राह्मणों को लेकर भी चर्चाएं हैं, कई ऐसे चेहरे हैं। शुक्रिया अविनाश, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस पूरी खबर पर नजर बना के रखें, फिर से हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी बैठक। और सीधे चलते हैं छत्तीसगढ़ के देवेंद्र नगर से बड़ी खबर आ रही है। दो पक्षों में हुई है झड़प। छत्तीसगढ़ के रायपुर से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देवेंद्र नगर के त्रिमूर्ति कॉलोनी में दो पक्षों में हुई है झड़प। आपसी विवाद के चक्कर में जमकर चले हैं लात और घूंसे। तो रायपुर से बड़ी खबर में आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दो पड़ोसियों में जमकर मारपीट हुई है। आपसी विवाद के चक्कर में जमकर लात घूंसे चलाए गए हैं। मारपीट में एक महिला के सिर पर आई है चोट। देवेंद्र नगर के त्रिमूर्ति कॉलोनी की है ये पूरी वारदात। और सीधे चलते हैं दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ की विकास को लेकर दिल्ली में होगा मंथन। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, माफ करिएगा, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर में आप तक पहुंचा रहे, जहां छत्तीसगढ़ की विकास पर दिल्ली में हो रहा मंथन। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की है मुलाकात। 3 प्रमुख मांगों को बजट में शामिल करने का आग्रह। इस पूरे मामले में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भूपेश टांडिया हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं। भूपेश, छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर अब दिल्ली में मंथन चालू है, क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय जो बजट है 2026-27 की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है, और ऐसे में छत्तीसगढ़ के जो केंद्रीय राज्य मंत्री अभी दिल्ली के दौरे पर हैं, और निश्चित तौर पर तोखन साहू ने केंद्रीय जो मंत्री हैं निर्मला सीतारमण उनसे मुलाकात करी है, और इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ के जो 3 महत्वपूर्ण मांगे हैं इसको लेकर आने वाले जो बजट हैं उस पर शामिल करने का जो जिक्र है किया है। और तोखन साहू ने कहा है कि जो छत्तीसगढ़ में जो डोंगरगढ़ रेल लाइन परियोजना है इसमें 100% केंद्र पोषित किए जाने की मांग करी है। उन्होंने कहा है कि ये जो रेल लाइन है ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से हो या फिर इसके माध्यम से कोयला के क्षेत्र से हो और पश्चिमी भारत तक कोयला और जो अन्य खनिज पदार्थ पहुंचाए जाते हैं उसकी दृष्टि से ये काफी अहम रेल लाइन है। तो इस परियोजना के लिए इस बजट में शामिल करने की बात कही है। ये काफी लाइफ लाइन रेलवे जो मार्ग है वो माना जाता है। ऐसे में जो बिलासपुर रेल में जो वैगन निर्माण का जो कारखाना है इसको लेकर भी उन्होंने इस बार के जो बजट है इसमें शामिल करने का जिक्र किया है। और इसके साथ साथ मुलाकात में जो बिलासपुर हवाई अड्डा है इसका विस्तार जो आधुनिकीकरण का मुद्दा है उन्होंने उठाया है। और तोखन साहू ने मुलाकात करके कहा भी है कि जो बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख अंग माना जाता है, ऐसे में जो औद्योगिक और प्रशासनिक दृष्टि का जो केंद्र है बिलासपुर को हब के दृष्टि से देखा जाता है, तो यहाँ जो बड़े विमानों के संचालन की काफी ज्यादा आवश्यकता है। उन्होंने एयरबेस बोइंग की मांग करी है और विमानों के संचालन के लिए रनवे विस्तार और जो आधुनिक सुविधा होती है उसके विकास के लिए विशेष बजट का प्रावधान रखने की बात करी है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ में गति और आत्मनिर्भर भारत विजन से भी जोड़ने की बात निर्मला सीतारमण से करी है। जी शुक्रिया भूपेश, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
और सीधे चलते छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से बड़ी खबर आ रही, शराब और पारिवारिक विवाद में महिला की दुर्मम हत्या। तो बलौदा बाजार से इस वक्त की बड़ी खबर में आप तक पहुंचा रहे, जहां शराब और पारिवारिक विवाद में महिला की निर्मम तरीके से की गई हत्या। कसडोल थाना क्षेत्र ग्राम टेमरी की है ये वारदात। इस पूरे मामले में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चेतन बलौदा बाजार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चेतन, महिला की निर्मम तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है, कौन कौन से आरोपी हैं? जी सर, ये बलौदा बाजार जिले का मामला है और शराब के नशे और पारिवारिक विवाद में एक महिला की उसके पति द्वारा ही जान ले ली गई है। और यह बलौदा बाजार जिले के कसडोल थाना क्षेत्र के ग्राम टेमरी का मामला है और महिला लगभग 62 वर्षीय बुजुर्ग ही है और पति पत्नी में विवाद होता था और कुल्हाड़ी मतलब टंगिया से भी हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। चेतन, इसमें पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि यह घटना रविवार का बताया जा रहा है और घटना वाले दिन ही आरोपी पति शराब के नशे में था और विवाद बढ़ते बढ़ते इतना उग्र हो गया और गुस्से में आकर उसने अपनी ही पत्नी की टंगिया मतलब कुल्हाड़ी से हमला कर इस घटना को अंजाम दिया। वही कसडोल पुलिस ने आरोपी पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और वही मृतक महिला के शव को फोरेंसिक जांच के लिए भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और विस्तृत जांच भी जारी है। शुक्रिया चेतन, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, खड़गवा में कृषि महाविद्यालय के भूमि का हुआ है भूमि पूजन। एमसीबी से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे, जहां खड़गवा में कृषि महाविद्यालय के भूमि पूजन का भव्य आयोजन। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री राम विचार नेताम हैं मौजूद। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष चंपा देवी ने किया है स्वागत। भाजपा के जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में उपस्थिति। भूमि पूजन समारोह का उद्देश्य कृषि शिक्षा को जिले में बढ़ावा देना। और सीधे चलते उत्तर प्रदेश के हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जानलेवा हमले में अधिवक्ताओं ने किया है चक्का जाम। तो हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे, जहां अधिवक्ताओं ने किया है चक्का जाम। रंजना होटल के मालिक अनुराग शुक्ला, उनके कर्मचारियों की गिरफ्तारी की अधिवक्ताएं कर रहे मांग। अधिवक्ताओं ने शहर कोतवाल पर भी लगाए हैं गंभीर आरोप। शहर में पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर लगाए हैं मुर्दाबाद के नारे। थाना कोतवाली नगर में कल रात को रोहित सिंह जो एडवोकेट हैं एक तहरीर दिए कि मेरे द्वारा रंजना होटल पर अपने कुछ साथियों के साथ खाना लेने गया था, जिसमें विवाद हो गया और रंजना होटल के लोगों ने हमारे साथ मारपीट की। इस तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस द्वारा एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। आज वकीलों द्वारा कार्य बहिष्कार किया गया है और सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। वकीलों से बातचीत की गई, वो पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। पुलिस जल्द से जल्द शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेगी। और सीधे चलते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में ऑडिटोरियम में मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संघ का अधिवेशन एवं कैलेंडर विमोचन आयोजित हुआ है, जिसमें कर्मचारियों के हितों पर विस्तार से चर्चा की गई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर नवनीत सक्सेना ने की है, जबकि संस्था के संचालक एवं अधीक्षक डॉक्टर अरविंद शर्मा, उपाधीक्षक ऋचा शर्मा, अधीक्षक कैंसर अस्पताल लक्ष्मी सिंगोतिया और सुपर स्पेशलिस्ट डायरेक्टर अवधेश प्रताप सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
अधिवेशन में कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं जैसे आई टाइप, आईजी टाइप, आवास सुविधा, कर्मचारियों के 27 माह के बकाया वेतन, अस्पताल के निजीकरण के विरुद्ध पत्राचार और यूनिक एम्प्लॉय कोड आदि पर चर्चा की गई है। मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का प्रथम अधिवेशन नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर नवनीत सक्सेना डीन, विशिष्ट अतिथि में संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक डॉक्टर अरविंद शर्मा सर और उपस्थित सभी अधिकारियों के समक्ष हुआ। हमारी जो मुख्य मांगे हैं, 27 माह का एरियर जो 7वें वेतनमान का सरकार द्वारा हमारा नहीं दिया गया है और अन्य संवर्गों को दे दिया गया है। आवास की जो हमारी बहुत मूलभूत समस्याएं थी, आज अधिष्ठाता महोदय द्वारा आप सभी के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि मार्च में हमारे नए भवनों का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। मैं अपने संगठन की ओर से उनका आभार भी व्यक्त करता हूं और जो हमारे छोटे छोटे कर्मचारी हैं उनकी कई जो मांगे लंबित है उनके निराकरण के लिए भी अपेक्षा करता हूं। मैं लोक स्वास्थ्य एवं मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा कर्मचारी संघ का प्रथम अधिवेशन एवं कैलेंडर विमोचन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें संस्था के प्रमुख सदस्य उपस्थित रहे। साथ ही मेरे साथी पूरे प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी यहाँ पे उपस्थित हुए। बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया और हम ये चाहते हैं कि प्रदेश में एक जैसा विभाग बना है लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उसी प्रकार एक संगठन हमने बनाया है लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जिसमें हमारी सारी समस्याओं के संबंध में हमने यहाँ पे उद्बोध लिया और दृढ़ संकल्प लिया कि हमारे सारे कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण हो सके और हम इस संस्था में मन लगा के कर्मचारी हितैषी, संस्था हितैषी कार्य कर सकें। मैं सभी मेडिकल कॉलेज और खुद मतलब उनकी खुद की कुछ समस्याएं हैं कर्मचारियों की, इसमें नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन है, इसमें लघु वेतन है, इसमें आजाद संघ है और अदर जो फार्मासिस्ट एसोसिएशन है, सभी ने इसमें भाग लिया है। अब ये इसमें अधिवेशन में कुछ पॉजिटिव बात करेंगे, संस्था के लिए भी बात करेंगे पॉजिटिव, अपने खुद के लिए भी करेंगे, मरीजों के लिए भी करेंगे। और न्यूज रूम लाइव में यहीं तक आप देखते रहिए DA न्यूज़ प्लस। नमस्कार।